हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविड एजुकेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है आज का एनसीएम, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में बताया था आपको रॉलेट एक्ट का। जब रॉलेट एक्ट लगा था तो उसके बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल को बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे मार्च एजिटेशन किया था, स्ट्राइक कर थी। बट उसके भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने जो था हमारे मैसेकेयर कर दिया था जलियांवाला बाग का, जो कि उससे बहुत ज्यादा हम हर्ट हुए थे। गांधी जी भी बहुत हर्ट हुए थे क्योंकि उस मैसेकेयर में 300-400 इंडियंस जो है मारे गए थे, और वो भी बिल्कुल बिना किसी अपराध के, बिना किसी कारण के। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अब हमें और भी लार्ज स्केल पे काम करना पड़ेगा, ऐसा मूवमेंट लाना पड़ेगा जिससे हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंसी आए, हमको ब्रिटिशर से फुल फॉर्म में हमको फ्रीडम मिले। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था एनसीएम। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में देखेंगे कि ये एनसीएम क्या है और ये किस तरह से भारत में आया था। एनसीएम का अगर मैं बताऊं तो जैसे कि इसके खुद ही अगर फुल फॉर्म में देखा जाए तो नॉन कोऑपरेशन, यानी ये जो गांधी जी ने बताया कि भाई अब हम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज में हो, किसी भी रूल्स में हो, किसी भी तरह के से हम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, एक सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बात गांधी जी ने हिंद स्वराज, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी फेमस बुक है, 1909 में ये पहले से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर ये जो ब्रिटिश जो रूल्स हमारे इंडिया के ऊपर चल रहा है, ये तभी ही हमारे भारत में आया है जब हम इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनको हर जगह कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दें उनको हर चीज में, हर एक्टिविटीज में, हर रूल्स में उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो हमारे इंडिया में 1 साल में स्वराज आ सकता है। इवन उन्होंने ये चीज पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, और अब उन्होंने ये सोचा कि अब इस मूवमेंट करने को, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को करने का बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि इसी से ही हमारे देश में फ्रीडम आएगी। तो गांधी जी ने फुल फॉर्म में इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था, और गांधी जी बहुत बड़े विजनरी थे। गांधी जी बहुत बड़े विजनरी थे। उनको ये भी लग रहा था कि अगर एनसीएम पे किसी भी तरह की आंच आई या ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरह का रेप्रेशन किया, तो उन्होंने ये पहले से ही बात बोल दी थी कि वो सीडीएम करेंगे, यानी फुल फॉर्म में सिविल डिसओबियंस मूवमेंट करेंगे। यानी उस समय हम जो ब्रिटिश रूल की है कोई भी बात नहीं मानेंगे और फुल फॉर्म में हम सीडीएम पे आ जाएंगे। ये पहले से ही उनका प्रिपेयर था, ये पहले से ही उन्होंने माइंड सेट करके रखा था। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया हमारा एनसीएम। अब ये एनसीएम में गांधी जी के क्या क्या विचार थे और किस तरह से इसको हम इंडिया में इसको अनफोल्ड करेंगे। गांधी जी ने यह भी कहा कि इसको अलग अलग स्टेज पे अनफोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि भारत कोई छोटा सा तो कंट्री है नहीं। तो ये भी उन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर किया था कि हमें क्या क्या एनसीएम में करना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि अब हम क्या क्या इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वो कौन से टॉपिक थे जिनसे गांधी जी ने कहा कि हमें एनसीएम स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट, उन्होंने बोला कि ये जो ब्रिटिशर्स जो हैं हम इंडियंस को खुश करने के लिए जो टाइटल्स दे देते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे ना, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेल रहे थे। वो रिच लोगों के साथ दोस्ती कर रहे थे और पुअर्स लोगों के साथ बहुत ज्यादा, मतलब उनपे बहुत ज्यादा हर चीज को इम्पोज कर रहे थे, है ना। रेवेन्यू को लेकर के, टैक्स को लेकर के, लैंड को लेकर के बहुत सारे उन्होंने ऐसे एक्ट भी लगा लिए थे, जिसकी वजह से हमारा इंडिया पूरा फार्मर्स का ही है, पूरे मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो वो सारी लैंड को भी अपना कर लेते थे। तो इस तरह से वो जो रिच लोगों के साथ जो फ्रेंडशिप करते थे, तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि ये जो हमें खुश करने के लिए, रिच लोगों को और ज्यादा खुश करने के लिए जो टाइटल्स दे देते हैं, सर, मैडम, ये इस तरह के जो टाइटल्स देते हैं, सबसे पहले तो हमको इनको सरेंडर करना होगा। तो सबसे पहले एनसीएम का क्या था कि हमें इन टाइटल्स को लेके किसी भी तरह का कॉपरेशन नहीं करना है। हमें ये जो भी अवार्ड मिल रहे हैं उनको छोड़ना होगा। सिविल सर्विसेज को, हमें जो भी हमारी सिविल सर्विसेज हो रही हैं ब्रिटिशर्स को लेकर के, उन्हें छोड़ना होगा। आर्मी को बॉयकॉट करना होगा। जो कोर्ट्स वगैरह हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनको बॉयकॉट करना होगा। स्कूल, कॉलेजेस, जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहां पे उस समय क्या होते थे, सारे स्कूल्स उन्हीं के ही होते थे, सारे जो कॉलेज होते थे सब उन्हीं के ही होते थे। जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, वो भी हमारे इंडियंस के उन्हीं के कॉलेजेस में थे। उन सबको हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा
पड़ेगा। इवन जो हमारे जो गुड्स आ रही थी, जो फॉरेन गुड्स आ रही थी, वो अपनी फॉरेन गुड्स को हमारे यहाँ पर ला करके उन्हीं पे ही टैक्स लगा करें और हमसे ही टैक्स ले रहे थे। सो जो कितना बड़ा उन्होंने गेम खेला था, तो उन फॉरेन गुड्स को हमें बाइकआउट करना पड़ेगा। जो क्लॉथ था, जो फॉरेन क्लॉथ्स हमारे यहाँ आ रहा था, उसको भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि जब ये सारी चीजें फुल फॉर्म में होंगी तभी हमारा एनसीएम जो है सक्सेस हो पाएगा। जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, सिर्फ मद्रास को छोड़ के, क्योंकि मद्रास की एक जस्टिस पार्टी थी। वो जस्टिस पार्टी एक कास्ट को लेकर थी, यानी उस समय हमारे ब्राह्मण कास्ट जो थी वो उनकी काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। वो भी इस कारण से कि ताकि हमें वहां पे एक अलग से पावर मिल सके और हम इंडियंस को एक अलग से फैसिलिटीज दे सके हैं। इस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस मोमेंट में काउंसिल इलेक्शंस को लेकर के। अदरवाइज जितने भी थे लीडर्स थे उन्होंने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको कि सितंबर 1909 में गांधी जी ने एक सेशन किया कलकत्ता सेशन में, और उन्होंने वहां पे एनसीएम को स्टार्ट किया। किसके सपोर्ट से? खलीफा से, खिलाफत सपोर्ट से। ये खिलाफत सपोर्ट क्या है? एज वेल एज स्वराज। इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहां पे कौन जीती थी? एलाइज जीती थी, और उन्होंने कुछ हार्श ट्रीटीज लगा दी थी। वो खास ट्रीटीज जो है वो ऑटोमन एम्पायर पर भी लगी थी। ऑटोमन एम्पायर जो था वो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का था। तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक मेन लीडर हुआ करता था, स्पिरिचुअल लीडर भी आप बोल सकते हैं, वो हुआ करता था खलीफा। तो उन खलीफा को जो है ना, ये जो इम्पोज की थी हार्श ट्रीटीज, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा था। तो हमारे इंडिया में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी। वो किस नाम से प्रोटेस्ट कर रही थी? वो खिलाफत से कर रही थी। तो खिलाफत में दो मेन लीडर हुआ करते थे, एक शौकत अली था और एक मोहम्मद था। ये दोनों अली ब्रदर्स भी कहलाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई इनका हमें सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदी कम्युनिटी जब मिल जाएंगी तो हमें स्वराज मिल सकता है। तो ये थॉट्स लेकर के, ये अपना विचार लेकर के ये कलकत्ता सेशन में गए और उन्होंने ये विचार रखा और हमें वहां पे सक्सेस मिली। जो खिलाफत मूवमेंट के जो लोग थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया एज वेल एज स्वराज, यानी हम दोनों मिल गए और हमारा एनसीएम हो गया स्टार्ट। बॉम्बे में इन्होंने फर्स्ट जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो था फर्स्ट मूवमेंट इन्होंने 1919 में स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये सारे एनसीएम की जितनी भी ये पूरे सिस्टम था, ये इस तरह से गांधी जी ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया। और उसके बाद फ्रेंड जहां पर एनसीएम के लिए महात्मा गांधी जी मोहम्मद अली और शौकत अली से डिस्कस कर रहे थे कि हम स्वराज को कैसे लेके आए, ताकि आपके जो लीडर है, जो खलीफा आपका जो लीडर है, उसकी भी टेम्पोरल पावर्स जो है सेव हो जाएं, वो भी उसकी भी लोग इज्जत करें। उसके लिए जो ये मूवमेंट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट, आपकी भी बात रह जाए, मेरी भी बात रह जाए। उसी टाइम पे एक और चीज भी महात्मा गांधी जी के सामने आई, वो ये थी कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो रिलेटेड कर रहे थे कि भाई हम कैसे काउंसिल को, इलेक्शन काउंसिल को जो भी शेड्यूल डेट है नवंबर 19 को, हम उसको बाइकआउट कैसे कर दें। अगर हम उसको बाइकआउट कर देते हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे काउंसिल इलेक्शंस में, तो फिर हम ब्रिटिशर्स को तो कभी भी अपनी पॉलिटिक्स से निकाल ही नहीं पाएंगे। और अगर हम वहां से नहीं निकालेंगे तो हमारे पास पावर्स कैसे आएंगी, फिर हमें फुल फॉर्म में फ्रीडम मिलेगी कैसे, क्योंकि मेन तो पावर्स ही होती है ना। तो जहां पर कांग्रेस के मन में ये विचार चल रहा था, उनके मन में ये विचार इसलिए आ रहा था कि कहीं ये मूवमेंट जो है वॉयलेंस में न बदल जाए, क्योंकि गांधी जी का था ये लार्ज स्केल पे मास एक्शन लेना था। तो कांग्रेस को ये डर लग रहा था कि ये पूरा जब अगर होने लगेगा तो ये वॉयलेंस में नहीं बदल जाए, यानी चीजें सही होने की बजाय गलत ना होने लग जाए। लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस लीडर्स को समझाया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कदम तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और जब गांधी जी ने कांग्रेस लीडर्स को समझाया तो फ्रेंड्स फाइनली
नागपुर सेशन में कांग्रेस के लीडर्स मान गए, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। और उसके बाद हमारा नॉन कोऑपरेशन जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ यानी अली ब्रदर्स के साथ, मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो कि खिलाफत मूवमेंट को कर रहे थे, उन दोनों के साथ मिलकर हमारा ये एनसीएम स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में। ये पूरा जो एनसीएम का चला था, उसके बाद काफी सोशल ग्रुप्स जो थे हमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। गांधी जी का जो एनसीएम का था वो नॉन वायलेंस था, लेकिन कॉपरेशन हम किसी को भी नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स रूल्स जो हैं हम उनको किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करेंगे। और हमको जो उन्होंने बताया था, भाई टाइटल को सरेंडर करना पड़ेगा, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना पड़ेगा, फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट करना पड़ेगा। गांधी जी ने जो अपने विचार बताए, क्या एनसीएम में वो सारी चीजें भारत के हर एक कोने में उसी तरह से जा रही थी? डिफरेंट जो स्टेट्स थे वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट हो रहे थे। क्योंकि हमारे गांधी जी का क्या नॉन कॉर्पोरेशन का था, मेन मोटिव क्या था कि नॉन वायलेंस को हम यूज करेंगे। द मूवमेंट वॉज नॉन वायलेंट एंड पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमको पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना है, वायलेंस को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बट चूंकि हमारे कंट्रीज में क्या है, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं। लाइक सोशल ग्रुप्स में क्या है, पीजेंट्स भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, तो बिजनेस क्लास भी है, वर्किंग क्लास भी है, मुस्लिम, दलित और प्लांटेशन वर्कर्स भी हैं। फ्रेंड्स, प्लांटेशन वर्कर्स वो होते हैं जो टी और कॉफी के लिए बाउंडेड वर्कर्स होते हैं। तो इन डिफरेंट लोगों को गांधी जी ने तो एक ही बात कही थी कि भाई हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और कॉपरेट नहीं करना है गवर्नमेंट को। बट सब जने अपने अपने तरीके के उसको यूज कर रहे थे और उस तरह से हमारे एनसीएम को स्प्रेड किया जा रहा था। आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि कैसे उसको स्प्रेड किया गया लोगों ने अपने अपने तरीके से। सबसे पहले हम फर्स्ट बात करेंगे मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन्स में कैसे हमने एनसीएम को देखा। जो टाउन्स में, अच्छा, गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें जो भी हमारे जो टाइटल्स हैं उनको सरेंडर करना है, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना है। तो सेम एज टाउन्स में ऐसे ही हुआ था। जो स्टूडेंट थे, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को बाइकआउट कर दिया था, कॉलेजेस जाना बंद कर दिया था, टीचर्स ने भी, कॉलेजेस प्रोफेशनल्स जो थे उन्होंने भी बंद कर दिया था, फॉरेन गुड्स को भी यूज नहीं कर रहे थे। जो भी हमें जो ये ब्रिटिशर्स टाइटल देते थे, सर, मैडम, इस तरह से जो रिच लोगों को जो टाइटल दिया करते थे वो भी बॉयकॉट कर दिए। लिकर शॉप्स को पिकेटेड कर दिया था। लिकर शॉप्स यानी जो वाइन की शॉप थी, जो कि हमारे भारत में तो यूज नहीं होती थी, लेकिन ये जो फॉरेनर्स थे, ये ब्रिटिशर्स जो थे, ये यूज करते थे। और वहां पर एज वर्कर्स हमें बिठा दिया जाता था, हमारे इंडियंस को बिठा दिया जाता, तो उसे भी प्रोटेस्ट किया गया। वहां पर भी जो शॉप्स थी उनके एग्जिट्स को बंद कर दी, उनकी एंट्री आना जाना बोला कि हम बंद कर देंगे, हम इस शॉप्स पे अब किसी को आने नहीं देंगे और हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो लिकर शॉप्स थी वो भी पिकेटेड कर दी गई थी। जो इलेक्शन काउंसिल्स थे उनको भी बाइकआउट कर दिया गया। गांधी जी ने कहा कि भाई हमें किसी भी तरह से कॉपरेशन नहीं करना है, चाहे वो इलेक्शन काउंसिल ही क्यों नहीं हो। बट कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम इलेक्शन काउंसिल में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हम ब्रिटिशर्स को तो पॉलिटिकल फील्ड से निकाल ही नहीं पाएंगे, हमारे पास तो पावर कभी आ ही नहीं पाएंगी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि स्टेप बड़ा लेना होगा अगर हमें फुल फ्रीडम चाहिए तो इलेक्शन काउंसिल्स को भी हमने बाइकआउट कर दिया, हमने वहां से भी हाथ पीछे कर लिए। बट मद्रास में थोड़ा सा काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट था, जो कि एक जस्टिस पार्टी कहलाती है, जो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे है ना कास्ट वाइज बहुत डोमिनेट किया जाता था लोगों को, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा अगर हमारे पास पावर आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी तरफ से सेव कर सकते हैं। तो सिर्फ मद्रास को छोड़ करके बाकी इलेक्शन जो काउंसिल्स थे उसमें किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब ये सारा था हमारा टाउन्स में, कि टाउन्स में जो है सारी चीजें वेलवेट चल रही थी। लेकिन वहीं पे जो पीजेंट्स थे, उनकी पीजेंट्स की जो लड़ाई थी वो डायरेक्ट जो है हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं थी। उनकी जो लड़ाई थी वो थी रिच पीजेंट्स जो थी। तो पीजेंट्स ने इस एनसीएम को कैसे इंटरप्रेट किया अब हम ये देखेंगे। तो
तो फ्रेंड्स हमने देखा कि टाउन में कैसे एनसीएम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा था और काफी हमें बेनिफिट भी मिला जब सब कुछ हमने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। बट वहीं पे कंट्री साइड में अलग ही फेस दिखने को मिल रहा था, क्योंकि कंट्री साइड में ज्यादा पॉपुलेशन कैसी होती है, जो गांव के लोग हैं, जो हमारी मतलब भारत के जो अंदर के गांव होते हैं वहां की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। कंट्री साइड में गांव में कौन होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, फार्मर्स वगैरह होते हैं। तो वहां पर जो लड़ाई थी पीजेंट्स की, वो रिच पीजेंट्स से थी। क्यों थी? क्योंकि रिच पीजेंट्स जो थे वो स्मॉल पीजेंट्स, जो पुअर पीजेंट्स होते थे, उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अगर हम देखें तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी, वो बहुत बड़ा एक गेम खेलती थी। रिच पुअर, जो रिच पीजेंट्स थे उनको बहुत अच्छे टाइटल देके, उनको बहुत अच्छे से पैसे दे करके, और कहती थी कि ज्यादा ज्यादा टैक्स लगाओ, पुअर्स पर ज्यादा ज्यादा टैक्स लगाओ, अगर टैक्स नहीं देते तो तुम लैंड ले लो, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, तुम उनकी सारी लैंड ले लो, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। और वो लैंड क्या कर देती, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने अंदर टेक ओवर कर लेते थे। तो अल्टीमेटली परेशान कौन होता था? पुअर्स, पीजेंट्स परेशान होते थे। तो ये जो एनसीएम जो था, जब पुअर पीजेंट्स को पता चला कि भाई हाँ गांधी जी अब जी एनसीएम को कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से किया। जो स्मॉल पीजेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें रेवेन्यू से छुटकारा दिलाओ, एबोलिशन ऑफ बेगर। बेगर यानी जब उनकी सारी लैंड ही ले ली जाएगी, तो वो खाली हो गए थे बिल्कुल, वो उनको बंधुआ मजदूर बना करके काम करवाना चाहते थे। और कोई भी फार्मर ये नहीं चाहेगा कि उसकी लैंड भी चली जाए और वो बंधुआ मजदूर बन जाए। तो वो बेगर हो गए थे बिल्कुल, इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान थे और वो चाहते थे कि हमें इस चीज से हमें रिलीफ मिले। एंड सोशल बाइकआउट भी करने लगे, है ना। मैनी प्लेसेस इन द नाई दो भी बंद। अब नाई दो भी बंद ऑर्गेनाइज कब हुआ? जब हमारे जो गांव में, देखो वैसे तो गांव तो बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन स्पेशली जो एनसीएम है ना, वो अवध में बहुत ज्यादा चल रहा था। अवध में बहुत बड़ा रिबेलियन चल रहा था, क्योंकि वहां पे एक बाबा रामचंद्र थे जो कि सन्यासी थे। ये बंधुआ मजदूर बना करके इनको मतलब यूं फूल बना करके कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छा हम सैलरी देंगे, पेमेंट देंगे, तुम्हारे फैमिली वालों को भी बहुत अच्छे से रखेंगे, लेकिन उनको फिजी में जाकर के और एक बंधुआ मजदूर बना दिया था। काफी सालों के बाद बड़ी मुश्किल से ये जब वापस आए तो इन्होंने, ये सन्यासी बन गया और इन्होंने बहुत बड़ा रिबेल चालू कर दिया ब्रिटिशर्स के लिए, और उन्होंने सब लोगों को अपने संग में किया। जब ये बात नेहरू जी को पता चली कि भाई अवध में इस तरह का कोई चल रहा है, तो वो बाबा रामचंद्र जी से मिलने गए। उन्होंने अपने विचार रखे, बाबा रामचंद्र ने अपने विचार रखे, दोनों की बहुत अच्छी कहते हैं ना बाउंडिंग बन गई। और फिर 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये एक नया जो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, किसान सभा, और किसान सभा के नाम से, और इन्होंने खूब अच्छे से एनसीएम को स्प्रेड किया। और विद इन अ मंथ इतनी हमें सक्सेस मिली, लोग हमारे साथ इतने अच्छे से आए कि विद इन अ मंथ हमारी 300 ब्रांचेस जो हैं वो सेटअप हो गई। और उसी में यही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें टैक्स नहीं देना पड़े, जो छोटे पीजेंट्स हैं उनको ये बंधुआ मजदूरी से रिलीफ मिले, ये हम सारी चीजें, ये हम सारी डिमांड्स रख रहे थे। इन मैनी प्लेसेस local leaders told peasants that Gandhiji had declared no tax were to be paid and the land was to be redistributed among the poor। लेकिन कहीं कहीं पर जो लोकल लीडर्स थे वो कैसे कर रहे थे? अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। क्यों नहीं ले रही थी भाई? कांग्रेस को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई? देश की आजादी इंपॉर्टेंट है ना। तो देश की आजादी इंपॉर्टेंट है, तो इस मूवमेंट को बनाने के लिए, रैलीज निकालने के लिए, स्ट्राइक के लिए भाई पैसा चाहिए था। पैसा उनको कहाँ से आता था? पैसा उनको आता था रिच पीजेंट्स से। तो वो रिच पीजेंट्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, और जो पुअर पेजिडेंट्स थे उनको ल्यूक वार्म कर रहे थे, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करते। तो इस बात का उनको गुस्सा आता था। तो पीजेंट्स जो है, जो वहां के लोकल लीडर्स हैं, वो क्या कहने लगे कि भाई गांधी जी ने कहा है कि तुम्हारी कोई टैक्स नहीं लगेगी, और जो तुम्हारी जो लैंड वगैरह है वो भी तुमको वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो जो वहाँ के जो छोटे पीजेंट्स हैं वो मतलब जो रिच पीजेंट्स हैं उनको लूटने लगे, बाजार लूटने लगे, और बहुत ज्यादा वायलेंट इस तरह से फैल गया। यानी उन्होंने अपनी तरीके से एनसीएम को स्प्रेड किया। तो ये हमारा कंट्री साइड था। अब हम देखेंगे कि भाई प्लांटेशंस में जो हमारा वर्कर्स, जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, वहां पर किस तरह से एनसीएम को स्प्रेड किया गया। फ्रेंड्स, हमने देखा कि अवध में किस तरह से हमारा एनसीएम स्प्रेड हुआ, काफी अच्छी सक्सेस मिली थी। नेहरू जी और बाबा रामचंद्र मिलकर के उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रहे थे, बट ओवरऑल वहां पे भी थोड़ा वायलेंट हो गया था।
उसी साइड से दूसरी साइड एक गुड्डम ट्राइबल एरियाज में जो चल रहा था गुड्डम हिल्स, वहां पे चल रहा था गोरिल्ला मूवमेंट जो कि स्प्रेड हो रहा था अर्ली 1920s में। गुड्डम हिल्स में क्या था, वहां पे भी जो ब्रिटिशर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको फॉरेस्ट में जाने नहीं देते थे, बहुत बाउंडेशन लगाते थे और वहां पर उनको काम करवाते थे, विदाउट पेमेंट काम करवाते थे, यहाँ तक कि उनके जो लाइवलीहुड के लिए जो चाहिए हुए वो भी उनको नहीं देते थे। तो उनकी भी जो लड़ाई होती थी वो ब्रिटिशर्स से थी कि भाई हमें हमारे ही फॉरेस्ट में नहीं जाने दे रहे हो। वहां पर उन्होंने एक्ट लगा लिया था इमरजेंसी, वहां पे भी उन्होंने बहुत सारी बाउंडेशंस लगा दी थी कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते और आपको यहीं पे हमारे यहीं काम करना पड़ेगा। तो जो ट्राइबल्स थे वो जब उनको पता चला कि भाई गांधी जी आए हैं, तो वो गांधी जी के इस एनसीएम को अलग तरीके से देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि भाई अब गांधी जी आ गए हैं, अब सबको है ना क्या कहते हैं फ्रीली आराम से हम घूम सकते हैं और हमको आराम से सबको जो लैंड मिलेंगी। Not only were their livelihoods affected by the felt that their traditional rights were be given denied, जो कि उनके फॉरेस्ट में जाने के लिए जो उनको डिनाइड कर दिया था वो भी उनको मिल जाएगा और उनकी लाइवलीहुड भी बहुत अच्छे से चलेगी। वहां पर उनका एक जो है लीडर हुआ करता था छोटा सा, जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू, जो कि राजू के नाम से फेमस था। और वो ये कहता था कि भाई मेरे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स है, मेरे पास स्पेशल पावर्स है, और जो ये गांधी जी जो बोल रहे हैं ये इसको स्वराज की तरह इंटरप्रेट कर रहे थे, स्वराज की तरह कि भाई अब स्वराज आएगा और अब गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी ने बोला है कि सब चीजों को बाइकआउट कर दो, कोई कॉपरेशन नहीं करो। वो सब अच्छी चीजें बोल रहा था, सारी चीजें अच्छी बोल रहा था कि भाई लिकर शॉप जो है पिकेटेड कर दो, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दो, लेकिन एक वो चीज जो है वो गलत कह रहा था, वो कह रहा था वायलेंस को यूज करो, वायलेंस को यूज करो। तो गुड्डम हिल्स के जो ट्राइबल थे, जो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन वगैरह पर अटैक कर लिया था और वहां के कुछ ऑफिसर्स वगैरह को भी उन्होंने किल कर दिया था। तो जिसकी वजह से जो एनसीएम था वहां पर गुड्डम हिल्स में वॉयलेंट हो गया था। वहीं पर अगर हम प्लांटेशंस में देखें तो प्लांटेशन वर्क्स भी जो है इसको स्वराज की तरह ही देख रहे थे। वो भी यही कह रहे थे, दे बिलीव दैट द गांधी जी राज वाज कमिंग एंड इवन एवरीवन वुड बी गिवन लैंड, सबको लैंड मिलेगी। वहां पे भी यही सोचा जा रहा था कि गांधी जी आ गए हैं, अब गांधी राज आ गया है। आपको पता है कि गांधी जी थे ना, वो बहुत बड़े लीडर थे, उनसे सब जने इतने इंस्पायर्ड रहते थे कि कोई एक बार अगर उनको पता चल जाए कि गांधी जी ये मूवमेंट कर रहे हैं या गांधी जी ने ये बात बोली है, सब जने खुल के बाहर आ जाते थे उनका सपोर्ट करने के लिए। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, मैंने प्लांटेशन वर्क्स पहले भी आपको बताया था, जो टी और कॉफी के जो होते, अब ये प्लांटेशन वर्कर्स का जो चल रहा था वो कहाँ चल रहा था, आसाम में। आसाम में क्या है, सारे टी और कॉफी के प्लांट्स हैं। तो वहां पर ये जो वर्कर्स थे वहां पर उनको बंधुआ बनाकर रख दिया जाता था, बहुत बहुत सालों तक उनको घर नहीं भेजा जाता था और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे, वहीं पे उनको रखा जाता था। तो इस चीज से वो बहुत परेशान होते थे और उन्होंने कहा क्या अब गांधी राज आ गया है, अब क्या करना है, अब तो हम अपने घर जाएंगे, हम अपनी लैंड पे खेती करेंगे, बहुत अच्छे से जीवन चलेगा। और इस तरह से उन्होंने भी क्या कर दिया, वहां पे अटैक कर दिया और क्या कहते हैं लैंड वैंड छोड़ करके चले गए कि भाई अब हम घर जाएंगे। लेकिन एनसीएम की वजह से स्ट्राइक चल रही थी, रैलीज चल रही थी, सब जगह रास्ते वगैरह सब बंद थे। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और खूब ज्यादा पिटाई करी। पिटाई करके वापस से उनको वहीं पर लेके आ गए। लेकिन वो जो ये देख रहे थे कि मूवमेंट जो है वो मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था स्वराज में, लेकिन जब उनकी पिटाई वगैरह हो गई तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि भाई हमें कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। कांग्रेस जो चाहती थी उसका जो विजन था वो पूरा भारत था, पूरे भारत में वो चाहते थे कि हमको फ्रीडम मिले। वो छोटे पीजेंट्स को, अगर छोटे प्लांटेशन वर्कर्स को सपोर्ट करते तो वो भारत को स्वराज नहीं दिला पाते, भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला पाते। लेकिन इस पूरे एनसीएम में अगर हम देखें, चाहे हम टाउन्स में देखें, चाहे हम कंट्री साइड में देखें, चाहे हम प्लांटेशन वर्कर्स को देखें, ऑल ओवर अब जो लोगों का है ना ये माइंड सेट हो गया था कि भाई अब हमें छोटी मोटी जो है रिलीफ नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ लैंड वगैरह नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक स्लोगन आ गया था, स्वतंत्र भारत। अब हमें स्वतंत्र भारत चाहिए, अब हम इन ब्रिटिशर्स को निकालेंगे और हम आराम से रहेंगे। यहाँ पे कोई छोटे पीजेंट्स नहीं थे, बड़े पीजेंट्स थे, सब सारे सोशल ग्रुप्स जितनी भी कम्युनिटी थी सब आ गई थी। सब जने चाहते थे कि अब भारत को फ्रीडम मिले। लेकिन जब ये सब भारत में चल रहा था, वहीं पर ये चोरा चोरी
प्लेस है जो कि आपके गोरखपुर में है, वहां पर एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ कि वहां पर जो हमारे लीडर्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो है ऑफिसर्स आए, ब्रिटिश ऑफिसर आए और उनकी खूब पिटाई करी और उनको मारने लगे। तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी पुलिस स्टेशन पे आग वाग लगा दी और बहुत सारे लीडर्स को वहां पे उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे, उनको मार दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। जब गांधी जी को ये बात पता चली कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं तो इस एनसीएम को कॉल ऑफ करूंगा, मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से मैं जो चाहता हूं, मेरा मोटिव है कि यहाँ पे फ्रीडम आए और बिना वायलेंस के आए, लेकिन यहाँ तो वायलेंस बढ़ता जा रहा, क्योंकि आपने देखा कंट्री साइड भी वायलेंस हो गया था और आपने देखा प्लांटेशन साइड भी वायलेंस हो गया था। वहां पर जहां टाउन्स भी थे वहां पे सब बायकॉट तो कर दिया था, सब कुछ अच्छे से एनसीएम चल रहा था, लेकिन कुछ और अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कुछ और ज्यादा नहीं था। तो भाई कितने दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, जो टीचर्स वगैरह वो कितने दिन कॉलेज नहीं जाएंगे, कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे, भाई पैसे तो चाहिए ना, खाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो वो लोग भी ज्यादा दिन सपोर्ट नहीं कर पाए, सपोर्ट करा उन्होंने, बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। जब उनको कोई और अदर अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखी तो उन्होंने भी धीरे धीरे सोचा कि भाई अब थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वहां पे भी देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा जो है एनसीएम स्लो हो रहा था, कुछ वजह से स्लो हो रहा था। भाई जो गांधी जी कहते थे भाई खादी यूज करो, आप फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो, फॉरेन गुड्स तो बायकॉट कर दिए, लेकिन खादी जो है बहुत महंगा आता है और उसके कंपेयरिंग में देखा जाए तो फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन क्लॉथ्स है वो सस्ती आती थी। तो भाई एक तो पहले ही पैसे नहीं है, जो है हमारी जो सैलरी वगैरह है वो भी कम है, तो हम खादी कैसे अफोर्ड करें। तो ये कुछ कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कि टाउन्स में भी चल रहे थे और अदर साइड तो वॉयलेंस हो रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि अब एनसीएम को कॉल ऑफ करो, अब कुछ और सोचेंगे, अच्छे लेवल पे सोचेंगे, बड़े लेवल पे सोचेंगे और फाइनली अब हमें जो है फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा कि यहाँ पर हमें ये पूरा एनसीएम का देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सीडीएम का होगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर एनसीएम में कुछ प्रॉब्लम आई या ज्यादा रिप्रेशन करा ब्रिटिशर्स ने तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे सीडीएम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सीडीएम का, कि कैसे उन्होंने सीडीएम को प्लान किया और किस तरह से वो भारत में सीडीएम को लेके आए। थैंक यू।